हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मेथड्स इन जावा के बारे में देखा था कि मेथड्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ किया जाता है मेथड्स को, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं मेथड्स को। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से कवर कर ली थी। सबसे पहले हमने देखा था मेथड्स इन जावा। मेथड्स क्या होते हैं? मेथड हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको हम क्लास के अंदर बनाएं। अब जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको हम जावा में मेथड्स ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जितना भी आप काम करते हो वो सारा काम आप क्लास के अंदर करते हो। तो जितने भी आप फंक्शंस बनाओगे वो भी आप क्लास के अंदर बनाओगे। तो ऐसा फंक्शन जो क्लास के अंदर बनाया जाए उसको क्या कहा जाता है? मेथड कहा जाता है। अब ये मेथड, ये फंक्शन होता क्या है, क्यों बनाया जाता है? आपने अगर कोई ऐसा काम करवाना है जिसको आपको बार बार करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है इन फ्यूचर, तो आपको वो लॉजिक बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो? आप उसको एक फंक्शन में, एक ब्लॉक ऑफ कोड में जो है वो बंद कर सकते हो और उसको बनाकर रख सकते हो। अब जब भी आपने वो काम करवाना होगा वो लॉजिक आपको बार बार अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उस मेथड का नाम कॉल करोगे, वो काम आपका ऑटोमेटिकली कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ एक बार डिफाइन करने की ज़रूरत है और आप उसको बार बार जो है वो यूज़ कर सकते हो। आपको बार बार वो कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था कि अगर हमने मेथड का नाम रखना होता है तो हम कैमल केस कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। मतलब अगर 3 वर्ड्स का अगर हमने कोई मेथड का नाम रखना है तो पहले वर्ड का जो पहला लेटर होगा वह स्मॉल होगा, बाकी जितने भी वर्ड्स आते रहेंगे उनके पहले लेटर क्या होंगे? कैपिटल होंगे। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मेथड देखी थी कि हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं मेथड्स की। एक हमारे पास होते हैं यूजर डिफाइंड मेथड, जो हम खुद बनाते हैं, खुद डिफाइन करते हैं उस मेथड को कि भाई ये मेथड होगा, ये रिटर्न वैल्यू होगी, इसकी ये पैरामीटर्स लेगा, यार ये सारी चीज़ें होंगी, ये काम करेगा। ठीक है, ये होते हैं यूजर डिफाइंड मेथड जो हम खुद डिफाइन करते हैं। और एक होते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मेथड, जिनको आप बिल्ट इन मेथड्स भी कह सकते हो, प्री डिफाइंड मेथड्स भी कह सकते हो, जो कि हम पहले यूज़ कर चुके हैं। जब आपको याद होगा हमने स्ट्रिंग का टॉपिक पढ़ा था, तब हमने लोअर केस मेथड को यूज़ करा था, अपर केस मेथड को यूज़ करा था, लेंथ के मेथड को यूज़ करा था, इंडेक्स ऑफ। तो ये सारे पहले से बने बनाए आपके लिए रखे हुए हैं। आप क्या कर रहे थे? आप सिर्फ इनको कॉल करा रहे थे और यूज़ कर रहे थे। तो वो लॉजिक आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। यही फ़ायदा होता है मेथड्स का कि आपको वो लॉजिक बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं थी। आप सिर्फ उस मेथड को कॉल करा रहे थे और आपका काम ऑटोमेटिकली हो रहा था। तो ये होते हैं मेथड्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने सिंटेक्स देखा था कि सबसे पहले आप रिटर्न टाइप बताते हो। रिटर्न टाइप का मतलब ये कि आपका जब मेथड कॉल होगा वो आपको रिटर्न में क्या चीज़ दे वापस। जब आपका वो मेथड कॉल होगा वो काम कर देगा, काम करने के बाद वो आपको रिटर्न में क्या दे, तो ये वो टाइप होती है जो आप यहाँ पर बताते हो। फिर उसके बाद मेथड नेम, और अंदर आप बताते हो पैरामीटर्स के जब भी आप अपने मेथड को कॉल कराओगे तो किस टाइप की कितनी वैल्यूज़ आप उसको दोगे काम करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पैरामीटर्स होते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने यहाँ पर एक मेथड बनाया था जिसमें हमने बोला था कि भाई स्टैटिक इंट ऐड नंबर्स के नाम से एक मेथड बनाया था, जिसमें हमने इसको 2 पैरामीटर्स बताए थे कि भाई तुम्हारे को जब भी मैं कॉल कराऊंगा तुम्हें मैं 2 इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ दूंगा। तो ये मैंने बता दिया था कि भाई इंट ए और इंट बी आएंगे तुम्हारे पास। तुमने क्या करना है, जो भी मैं 2 वैल्यूज़ दूंगा तुम इन 2 वेरिएबल्स के अंदर क्या कर लेना, उनको कॉपी करा लेना। ये वर्ड अभी जहन में रखना। जो भी मैं 2 वैल्यूज़ दूंगा, 2 आर्ग्यूमेंट्स दूंगा, 2 एक्चुअल वैल्यूज़ जब भी मैं तुम्हें कॉल कराते टाइम पास करवाऊंगा, तो उन एक्चुअल वैल्यूज़ को, उन आर्ग्यूमेंट्स को तुम अपने अंदर कॉपी करा लेना और फिर जो भी काम तुम्हें करने के लिए बोले कॉपी कर लेना, मतलब काम कर लेना वो, और फिर रिटर्न में मुझे क्या करा देना, जो भी सम में वैल्यू होगी वो करा देना। अब सम की डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। और यहाँ पर भी देखो मैंने रिटर्न टाइप क्या रखी है? इंटीजर के। मतलब जब भी ये फंक्शन कॉल होगा ये रिटर्न में मुझे एक इंटीजर वैल्यू देगा, जो कि ये मुझे यहाँ पर दे भी रहा है। ये रिटर्न स्टेटमेंट हमारी लास्ट होती है, लास्ट स्टेटमेंट होती है हमारी मेथड की। इसके बाद आप कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर आपको जैसे साउट लिख कर दिखाऊं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बोलूँ हाय, तो देखो ये यहाँ पर मुझे एरर दे रहा है। ये बोल रहा है कि भाई आपका फंक्शन टर्मिनेट हो चुका है, यहाँ पर आपका मेथड खत्म हो चुका है। तो रिटर्न स्टेटमेंट हमारी लास्ट स्टेटमेंट होती है। जहाँ पर भी आपके मेथड को रिटर्न मिल गया, ये आपको रिटर्न करवाने के बाद अपने मेथड से बाहर आ जाता है। आप कोई भी लाइन लिखोगे तो वो आपको एरर ही बोलेगा, वो बोलेगा भाई रिटर्न स्टेटमेंट आखिरी स्टेटमेंट होती है मेरे मेथड की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से देख ली थी। फिर हमने एक ये मेथड भी बनाया था स्क्वायर के नाम से, जिसको हम एक वैल्यू पास करवा रहे थे, वो क्या कर रहा था, रिटर्न में हमें उस वैल्यू का स्क्वायर दे रहा था। ठीक है, ये चीज़ भी हमने देखी थी। फिर जो हमने एक्चुअल जो डिफरेंस पढ़ा था वो क्या देखा था हमने, स्टैटिक कीवर्ड का, कि अगर मैं यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो ये मेथड मेरे क्लास को एसोसिएट कर दिया जाता है। जब भी मैं स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ करता हूँ, ये जो मेथड होता है ये मेरे क्लास को एसोसिएट कर दिया जाता है। मतलब मेरे क्लास में, मेरे क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये सबको शेयर है, मतलब कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। तो इसलिए हमें अपने क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको जो है वो एक्सेस करने के लिए, यूज़ करने के लिए।
हमारा मेन मेथड भी क्या होता है, स्टैटिक होता है, ठीक है। तो जब भी हम अपने मेन मेथड को जो है वो रन करते हैं तो हमें किसी ऑब्जेक्ट को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो अब जब भी हमने अपने मेथड के नाम के आगे जब भी हम स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ करेंगे तो हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने आपको ये वाला मेथड बना के दिखाया था, इसमें मैंने स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ नहीं किया था, तो इसको मैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। इसको एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जिस क्लास के अंदर ये है मुझे इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं अपने मेथड को यूज़ कर सकता हूं। तो ये सारी चीज़ हमने देखी थी, जैसे मैंने आपको ये करके दिखाया था कि मैंने अपने मेथड वाली क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया था और फिर उसके बाद मैंने उस मेथड को जो है वो कॉल कराया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है उसमें भी हमारे मेथड्स के कुछ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम करने वाले हैं, तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होने वाली हैं आज के टॉपिक में भी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तो मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। तो मैंने देखो एक फाइल बना ली है मेथड ओवरलोडिंग डॉट जावा के नाम से, और मैं यहाँ पर आकर इसको कर देता हूँ क्लोज। अब ये ऊपर जो चीज़ें मैंने लिखी हुई ये मेथड ओवरलोडिंग के बारे में लिखी हुई है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं तो सबसे पहले आकर यहाँ क्या करूँगा, मेन लिखूंगा और यहाँ पर मेरा ये मेन मेथड बन चुका है। अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि भाई मान लो एक मेरे पास एक वेरिएबल है इंट एज के नाम से, ठीक है, और इसमें मैं एज दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 45, मैंने यहाँ पर क्या दे दी, एज दे दी। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा साउट, ठीक है, स्टेटमेंट लिखूंगा और मैं बोलूँगा दी एज इज़, ठीक है, और दी एज इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आने के बाद मैं इसमें यहाँ पर आने के बाद कॉन्कैटिनेट करवा दूंगा एज को, ठीक है। जो भी एज की वैल्यू है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा। अगर मैं आपको यहाँ पर रन करके दिखाऊंगा तो आप बोलोगे यार ये तो बच्चों वाली चीज़ है, सिंपल मेरे पास क्या द एज इज़ 45 लिखा हुआ आ गया, देखो ये आ भी गया। अब आप देखो कॉन्सेप्ट, मैं यहाँ पर आऊँगा, ठीक है। जब भी हमने कोई मेथड बनाना होता है तो हम कहाँ बनाते हैं, अपने मेन मेथड से बाहर और क्लास के अंदर बनाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा स्टैटिक का कीवर्ड सबसे पहले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो मेरा मेथड है ये पूरी क्लास के ऑब्जेक्ट्स के लिए सबके लिए शेयरेबल हो, ठीक है। मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े, मैं डायरेक्टली इसको मेन मेथड में कॉल करवा सकूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टैटिक का कीवर्ड। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा सबसे पहले तो क्या, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक मेथड लिख लेता हूँ जिसको मैं नाम दे देता हूँ चेंज वेरिएबल के नाम से नाम दे देता हूँ, चेंज वेरिएबल के नाम से मैंने इस मेथड को नाम दे दिया, ठीक है। और उससे पहले मुझे इसकी रिटर्न टाइप भी बतानी पड़ेगी कि भाई ये क्या चीज़ रिटर्न करेगा। अब मैं चाहता हूं कि ये फंक्शन ये मेथड अपना काम करवा ले, रिटर्न में मुझे कुछ भी नहीं करे। तो ये चीज़ मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी कि अगर हमने रिटर्न में कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना, ठीक है, हम चाहते हैं कि भाई ये मेथड हमें रिटर्न में कुछ भी नहीं दे, तो मुझे रिटर्न टाइप क्या यूज़ करनी पड़ेगी, वॉइड। जैसे कि ये हमारा मेन मेथड भी होता है, मेन मेथड भी क्या यूज़ कर रहा है, वॉइड, क्योंकि ये रिटर्न में आपको कुछ नहीं दे रहा है। ऐसे ही यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि भाई इस मेथड को जो भी मैं काम करने के लिए बोलूँ ये वो काम कर ले, रिटर्न में मुझे कुछ भी ना दे। तो मैंने यहाँ पर क्या यूज़ कर लिया, वॉइड का कीवर्ड यूज़ कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा, जब भी मैं इस मेथड को कॉल कराऊंगा ये कोई भी वैल्यू रिटर्न में मुझे नहीं देगा। मैं बोलूँगा कि भाई जब भी मैं तुम्हें कॉल करूँगा तब मैं तुम्हें एक वैल्यू पास करूँगा, ठीक है, और वो होगी इंटीजर टाइप की। तो मैंने बोला कि भाई तुम्हें एक इंटीजर टाइप की वैल्यू पास कराई जाएगी। तुमने क्या करना है, तुम सिंपल ये काम करना कि जो भी तुम्हारे पास वैल्यू आएगी तुम उसको अपडेट कर देना, मतलब उसमें तुम 20 कर देना। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक वेरिएबल पास करवाता हूँ जिसकी वैल्यू है 45, तो जैसे ही मैं तुम्हें वो पास करवाऊंगा तुमने क्या करना है, उसकी वैल्यू क्या कर देनी है, 20 कर देनी है। मतलब मैं उस वेरिएबल को चेंज कराना चाहता हूँ, सिंपल ये काम कराना चाहता हूँ। अब मुझे रिटर्न की कीवर्ड की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने रिटर्न टाइप के रखी हुई वॉइड। वॉइड का मतलब खाली, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। मैं आऊँगा यहाँ पर और यहाँ आने के बाद मैं चेंज वेरिएबल वाले मेथड को कॉल कराऊंगा और यहाँ पर मैं एज को पास करा दूंगा। अब क्या होता है, ये चीज़ मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी कि जब मैं यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास करवाता हूँ, ये मैं आर्ग्यूमेंट पास करवा रहा हूँ, एक्चुअल वैल्यू पास करवा रहा हूँ, ठीक है। जब मैं ये पास करवाता हूँ तो होता क्या है कि ये जो वैल्यू होती है ये यहाँ ए में क्या करा दी जाएगी, कॉपी करा दी जाएगी, ठीक है। मतलब एज के अंदर क्या थी, 45 थी, अब ए के अंदर क्या आ जाएगी, 45 आ जाएगी। अब मैंने क्या बोला कि ए में क्या कर दो, ए की वैल्यू को अपडेट कर दो, मतलब पहले 45 थी अब क्या कर दो, 20 कर दो। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ पर आकर साउट लिखूँ, ठीक है, और साउट लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पर लिखूँ दी एज इज आफ्टर चेंज वेरिएबल, ठीक है, आफ्टर चेंज वेरिएबल दी एज इज, और मैं यहाँ पर अगर एज को यहाँ पर कॉन्केटिनेट करवा दूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर जो है वो एज को लिखवा दूँ, तो अब क्या होगा, क्या एज की वैल्यू 20 हो जाएगी। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और रन करके दिखाता हूँ तो देखना एज की वैल्यू 20 नहीं हुई होगी, एज की वैल्यू 45 ही रहेगी। और उसका रीज़न क्या है कि मैं कल से बार बार आपको एक ही वर्ड जो है वो रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी हम आर्ग्यूमेंट पास करवाते हैं ये जो वैल्यू होती है ये इसमें कॉपी हो जाती है, ये इसमें कॉपी हो जाती है, ठीक है। अब इसको बिल्कुल सिंपल एग्जांपल में समझते हैं। भाई देखो आपके पास आपका होमवर्क है, ठीक है, आपके दोस्त को आपका होमवर्क चाहिए,
अब एक तो चीज़ ये होगी कि आप अपना होमवर्क पकड़ा के आप अपने दोस्त को दे दोगे, ठीक है। अब अगर उस पर उसने इंक गिरा दी, पानी गिरा दिया, ठीक है, कुछ भी कर दिया, तो आपका होमवर्क ख़राब हो जाएगा, ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर जो काम हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई आपका होमवर्क था, आपके दोस्त ने आपसे आपका होमवर्क मांगा, आपने क्या करा, आपने उसकी फ़ोटोकॉपी कराई और फ़ोटोकॉपी कराकर अपने दोस्त को दे दी। अब उस फ़ोटोकॉपी पर अगर उसने इंक गिरा दी, पानी गिरा दिया, ख़राब कर दिया, कुछ भी कर दिया, कीड़े मकोड़े बना दिए, लाइनें मार दी, ठीक है, कुछ भी कर दिया, ठीक है, तो आपका क्या आपका जो एक्चुअल होमवर्क है, क्या वो ख़राब हो जाएगा? नहीं, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने तो उसको कॉपी दे दी थी ना। अब वो कॉपी के साथ भले वो फाड़ कर भी फेंक दे, आपके होमवर्क पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो यही कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर। जब भी आप वेरिएबल्स को पास करवाते हो, वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को पास करवाते हो, तो होता क्या है कि इनकी जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर कॉपी करा दी जाती है। मतलब यहाँ पर एज में तो 45 ही रहेगा, एज खुद नहीं गया है, एज ने क्या करा, अपनी एक कॉपी बनाई और उसको यहाँ पर पास करा दिया। अब यहाँ पर क्या हो गया, ए की वैल्यू 45 थी, अब यहाँ पर हमने ए की वैल्यू को अपडेट कराया तो ए की वैल्यू हो चुकी है 20, लेकिन एज की वैल्यू जो थी वो एज की वैल्यू वही रहेगी, एज की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसी वजह से मैं बार बार आप लोगों को पिछली वीडियो में भी और इस वीडियो में भी मैं बार बार आपको क्या वर्ड यूज़ कर रहा था कि इस वेरिएबल की कॉपी बनाकर उसने पास करा दी। मतलब ये एक एज है 45, इसने क्या करा, अपने आप को तो रखा, इसने अपनी एक कॉपी बनाई और वो पास करा दी, ताकि भाई वो बंदा कुछ भी काम करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन मेरी वैल्यू क्या रहने वाली है, मेरी वैल्यू 45 ही रहेगी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा। अब आ जाओ एक्चुअल ज़बरदस्त वाले कॉन्सेप्ट पर। एक तो ये चीज़ हमने पढ़ ली, ठीक है। मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक कॉमेंट लगा देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ चेंज वेरिएबल के नाम से। मैंने क्या करा, एक कॉमेंट लगा लिया, ठीक है, और मैं अब इसको भी यहाँ पर क्या कर दूंगा, कॉमेंट कर दूंगा। अब आते हैं दूसरे केस पर। दूसरा केस ज़बरदस्त होने वाला है। मैं यहाँ पर लिखूँगा चेंज एरे एलिमेंट। क्या मैं एरे के एलिमेंट को ऐसे चेंज करवा सकता हूँ? देखते हैं भाई क्या कर सकते हैं हम उसमें। देखो, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और मैं यहाँ पर आकर एक काम ये कर लूँगा कि मैं एक एरे बना लूँगा, ठीक है। मैंने एक एरे बनाना है तो मैंने यहाँ पर लिखा इंट स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, एज के नाम से मैंने एक एरे बनाया और इसके अंदर मैं वैल्यूज़ पास करवा देता हूँ। एक को दे देता हूँ 25, एक को दे देता हूँ 35, एक को दे देता हूँ 45, एक को दे देता हूँ 55, एक को दे देता हूँ 65, ठीक है। इस तरीके से जो है वो मैंने एज जो है वो पास करवा दी, ठीक है भाई। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर लिखूँगा साउट और साउट के बाद मैं बोलूँगा दी एज of on the age on first index is, ठीक है, कि भाई हमारी जो एज है फर्स्ट इंडेक्स पर, मतलब जीरो इंडेक्स पर हमारी एज क्या होगी, जीरो इंडेक्स पर हमारी एज क्या होगी भाई। मैं यहाँ पर एज लिखूंगा और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में जीरो इंडेक्स को पास करवा दूंगा। तो मेरी एज जीरो इंडेक्स पर क्या है 25, तो मेरे पास सिंपल यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाए, क्या आ जाएगा 25 प्रिंट होकर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसको रन करा के दिखाऊँ आपको, ठीक है, तो मेरे पास सिंपल क्या आ जाएगा, द एज ऑन फर्स्ट इंडेक्स इज 25। देखो 25 आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ये चीज़ें तो हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आऊँ और एक मेथड बनाऊँ, ठीक है, मैं अभी एक काम ये करता हूँ कि इसी मेथड को यहाँ पे करता हूँ कॉपी और इस मेथड को यहाँ पे मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। इस मेथड का भी मुझे कोई काम नहीं है। मैं चेंज वेरिएबल नहीं, अब मैं चेंज एरे एलिमेंट्स के नाम से क्या बनाऊंगा, चेंज एरे एलिमेंट के नाम से क्या बनाऊंगा, एक वो बना लूंगा, मेथड बना लिया। और मैंने इसको बोला कि भाई मैं तुम्हें पैरामीटर तुम्हें मैं बता देता हूँ कि भाई तुम्हारे पास क्या आने वाला है, एक एरे आने वाला है। तुमने क्या करना है, उस एरे का जो जीरो इंडेक्स पर जो भी वैल्यू होगी तुमने उसमें क्या पुट करवा देना है, मतलब क्या अपडेट करा देना है, 20 जो है वो रख देना है, ठीक है। ये चीज़ मैंने इसको बोली है सिंपल अभी, और मैंने कोई काम नहीं करा। अब मैंने यहाँ पर बोला कि भाई ये जो मेरा चेंज एरे एलिमेंट्स वाला जो मेरा एरे है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अपने एरे को पास करवा दूंगा। मेरा ये जो एज वाला एरे है, मैं इस एरे को पास करवा दूंगा। तो अब जब मैं इस एरे को पास करवा दूंगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये आप बोलोगे कि भाई यहाँ पर भी क्या होगा, इसकी कॉपी बनेगी। इसकी कॉपी बनाकर भाई यहाँ पर आई, इसने बोला कि हाँ भाई मेरे पास एक एरे आना था, एरे मेरे पास आ चुका है, एज वाला एरे इस ARR में जो है वो कॉपी हो जाएगा। और अगर मैं इसको यहाँ पर जीरो इंडेक्स पर 20 पुट करवा भी दूंगा तो कोई मसले वाली बात नहीं भाई, इसकी तो कॉपी बनी थी, तो यहाँ पर 25 ही रहेगा। चलो देख लेते हैं कि भाई क्या होता है। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं साउट लिखता हूँ, और साउट लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दी एज ऑन फर्स्ट इंडेक्स आफ्टर चेंज मेथड इज, ठीक है। और इस तरीके से करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एज और एज पर जो मेरी जीरो इंडेक्स पर जो वैल्यू है मैं वो यहाँ पर आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा। भाई देखो, सबसे पहले तो एज इंडेक्स पर मेरी जीरो पर क्या है वैल्यू है, मेरे पास है 25, ठीक है। इस इंडेक्स पर मेरी 25 है। अब जब मैंने ये मेथड कॉल करवाया, मेथड जैसे ही कॉल करवाया, ये वाला जो एरे था मैंने इस मेथड को पास करा दिया। और मैंने इस मेथड के पैरामीटर में पहले ही बताया हुआ था कि भाई तुम्हारे पास एक एरे आएगा, एक एरे पास करवा दिया इंटीजर टाइप का, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें सही हैं। अब
जैसे ही वो आया उसने उसको इसमें कॉपी कराया, कॉपी कराने के बाद उसने वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करी कि भाई जीरो इंडेक्स पर पहले वैल्यू थी 25, अब इसकी वैल्यू कर दो 20। तो क्या चेंज होगी भाई, हमने अभी तो देखा था कि भाई ये चेंज नहीं होता, ठीक है कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इसको ज़रा यहाँ पर आने के बाद मैं इसको यहाँ पर रन करवाऊंगा, तो जैसे ही मैं रन कराऊंगा तो यहाँ पर आप देखना वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये देख रहे हो वैल्यू चेंज हो चुकी है। पहले एज इंडेक्स की फर्स्ट इंडेक्स पर वैल्यू क्या थी 25, ये देख रहे हो 25 ही थी। लेकिन जैसे ही मैंने मेथड कॉल करवाया, मेथड कॉल करवाने के बाद जो उसने काम करा, काम करने के बाद जब मैंने दोबारा अपनी वैल्यू को चेक करना देखा कि भाई जीरो इंडेक्स पर वैल्यू क्या है, तो जीरो इंडेक्स पर अब मेरी वैल्यू क्या आ रही है 20। अब आप बोलोगे यार ये कैसे हो गया, आपने अभी तो हमें करके दिखाया था कि भाई जब भी आप ये चीज़ करवाते हो तो वो वैल्यू तो सिर्फ वहीं पर ही काम हो रहा है, वो वैल्यू एक्चुअल में अपडेट थोड़ी होती है, वो तो कॉपी पास करवाई जाती है। तो देखो एरे में डिफरेंस कॉन्सेप्ट होता है। एरे में क्या होता है, ये जो आपका एरे बना है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस है क्या, एज। जब भी आप पास करवाते हो इस एरे को अपने किसी भी फंक्शन में, किसी भी मेथड में, जब आप पास करवा रहे हो तो एज अ आर्ग्यूमेंट, तो होता क्या है, ये जो रेफरेंस होता है ना, ये पास करवाया जाता है। ऑब्जेक्ट पास नहीं करवाया जाता, ये एरे पूरा उठाकर पास नहीं करवाया जाता, ये जो इसका रेफरेंस बनाया ना हमने एज, ये रेफरेंस पास करवा दिया जाता है और इसकी वहां पर कॉपी बनती है। अब इसको बहुत आसान एग्जांपल में समझते हैं। मान लो मैंने आपको बोला कि भाई सीधा जाओ, गेट से एंटर हो, तुम्हें एक बड़ा सा फ्लैट है, ठीक है, मैं आपको एक फ्लैट में भेजना चाह रहा हूँ। मैंने बोला कि भाई इस फ्लैट में जाओ, गेट से एंटर होना और ग्राउंड फ्लोर पर जो पहला ही जो तुम्हें फ्लैट मिल रहा है ना, ग्राउंड फ्लोर पर जो पहला ही तुम्हें घर मिल रहा है, जो फ्लैट आपको नंबर मिल रहा है, उस नंबर उसके अंदर चले जाओ, ठीक है। एक बात मैंने आपको ये बोली, आप क्या करोगे, आप जाओगे, आपने फ्लैट में गए, आप फ्लैट में जाते ही आप ग्राउंड फ्लोर में गए, ग्राउंड फ्लोर में आपको जो पहला ही घर मिला, आप उसके अंदर चले गए। एक तो मैंने ये चीज़ बोल दी। अब इसी चीज़ को मैं दूसरे अंदाज में भी बोल सकता हूँ। मैं आपको बोलूँगा कि भाई सामने जो तुम्हें फ्लैट दिख रहा है, तुम इसके अंदर जाओ और कहीं ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ग्राउंड फ्लोर की टर्म यूज़ नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ कि भाई कहीं ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं स्टेयर्स पर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम सीधा चलते चले जाना, जो तुम्हें पहला घर मिल जाए, जो तुम्हें पहला फ्लैट मिल जाए, तुम उसके अंदर चले जाना। तो देखो काम मैंने सेम बोला है, मैं टारगेट एक ही चीज़ को कर रहा हूँ, मैं वो पहले वाले फ्लैट को ही अपना टारगेट कर रहा हूँ, मैं वो पहले वाले घर को ही टारगेट कर रहा हूँ। लेकिन मेरे कहने का रेफरेंस, मेरा वो जो एड्रेस है, जो मेरा समझाने का तरीका है, वो क्या है, डिफरेंट है। कि पहले मैंने क्या बोला कि भाई ग्राउंड फ्लोर पे जाओ और ग्राउंड फ्लोर पे जो तुम्हें पहला फ्लैट मिल रहा है तुम उसके अंदर चले जाओ। दूसरा मैंने क्या बोला कि भाई तुम्हें कहीं ऊपर वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ गेट से एंटर होकर सीधा चले जाना और तुम्हें जो पहला जो है वो फ्लैट मिल जाएगा, तुम उसके अंदर चले आना। तो ये दो अलग तरीके हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो है ना आपका, ये एक आपने जब भी एरे बनाया ये एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब ये जो एज है ये इस ऑब्जेक्ट का क्या है, रेफरेंस है। ये सिर्फ ये बता रहा है कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये कहाँ पर जाकर स्टोर हुआ है, ठीक है, ये कहाँ पर जाकर स्टोर हुआ है, ये कौन बता रहा है, ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट बता रहा है। ये क्या है, एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट है। अब ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट आपने पास करवा दिया, जब आपने पास करवाया तो इस रेफरेंस की कॉपी बनी, इस रेफरेंस की कॉपी बनी, उस एरे की कॉपी नहीं बनी है, इस रेफरेंस की कॉपी बनी, इस रेफरेंस की कॉपी बनी और आपने किस में स्टोर करवा दिया, ये ARR वाले एरे के अंदर। अब ये ARR वाला एरे भी इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है, रेफरेंस कर रहे हैं, और ये वाला जो रेफरेंस है ये भी इसी को पॉइंट कर रहा है। समझ आई बात। ये जो एज वाला एरे है ये भी इसी को ही पॉइंट आउट कर रहा है। मतलब जब भी मैं एज की बात करूंगा, एज वाले एरे की, तब मैं इसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, इसी एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। और जब भी मैं इस ARR की बात करूंगा तब भी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इन्हीं एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ये जो रेफरेंस था, मैंने वो जो एड्रेस था वो उसमें कॉपी करा लिया। अब वो जब रेफरेंस कॉपी करा लिया तो वो रेफरेंस भी किसको ही टारगेट कर रहा है, वो रेफरेंस भी इसी को पॉइंट आउट कर रहा है, इसी को टारगेट कर रहा है। तो अब उस एरे में भी कौन से एलिमेंट्स आ चुके हैं, ये वाले एलिमेंट्स आ चुके हैं। तो जब अब उस एरे में ये वाले एलिमेंट्स आ चुके हैं तो अगर मैं यहां पर कोई भी वैल्यू अपडेट कराऊंगा तो वो मेरे इन एलिमेंट्स पर अपडेट हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा एरेज में। एरेज में हमारे पास यही कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी आप कोई एरे पास करवाते हो तो वो एरे पास नहीं हो जाता है, उसका जो रेफरेंस होता है कि ये एलिमेंट्स कहाँ पर स्टोर हैं, उसका जो रेफरेंस होता है वो यहाँ पर पास हो जाता है और वो वहाँ पर उस एरे में जाकर कॉपी हो जाएगा। ताकि जो यहाँ पर जो एलिमेंट्स है, ये जो एलिमेंट्स है, ठीक है, इनको रेफरेंस कौन कर रहा था, एज कर रहा था। अब इन्हीं एलिमेंट्स को रेफरेंस ये वाला हमारा एरे, ARR वाला एरे भी कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू अपडेट कराना चाहेंगे तो वो हमारे एलिमेंट्स पर असर हो जाएगी, वो अपडेट हो जाएगी। तो सिंपल ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा कि जब भी आप वेरिएबल पास करवाते हो तो वो वेरिएबल की एक्चुअल कॉपी बन जाती है, ठीक है, वो कॉपी बन गई। अब आप उसके साथ कुछ भी करवाना चाहो भाई हमारे वेरिएबल पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब हमारा एरेज का कॉन्सेप्ट आता है तो क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा, इसका ये जो रेफरेंस होता है, इस रेफरेंस की कॉपी बनाकर भेज दी जाती है। अब जब इस रेफरेंस की कॉपी बनाकर भेज दी गई, आपको वो एड्रेस मिल गया। अब आप भी क्या कर सकते हो, इन एलिमेंट्स को डायरेक्टली रेफरेंस कर सकते हो, डायरेक्टली पॉइंट आउट कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा किसका,
चेंज एरे एलिमेंट्स का, कि आप अपने एरे के एलिमेंट्स को चेंज करा सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स में भी लिखा हुआ है और बिल्कुल ईजी अंडरस्टैंडिंग के साथ मैंने आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। तो यार हैंड रिटन नोट्स को ज़रूर एक्सेस करना, उनको अपने पास डाउनलोड करके रख लेना, प्रिंट करवाना चाहो प्रिंट करवा के रख लेना, वो आगे इन फ्यूचर आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं कि जब आप थोड़ा टाइम, अगर सीधी बात है, देखो अगर मैं भी थोड़ा टाइम अगर जावा से दूर हो जाऊंगा तो मैं भी ये चीज़ें, ऐसे कॉन्सेप्ट जो है वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भूल जाऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब भी मैंने हैंड रिटन नोट्स में लिखी हुई है, ताकि आप अगर थोड़ा टाइम दूर भी हो जाओ जावा से और जब आप बाद में रिवाइज करने लगो, तो जब भी आप मेरी वीडियोज़ देखो या किसी की भी वीडियोज़ देखो, आप उन हैंड रिटन नोट्स को रेफर करोगे तो आपके जहन में वो कॉन्सेप्ट वापस आएंगे। ठीक है, आपका रिविजन अच्छे से हो सकेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। तो अब मैं इसको भी यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और अब जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है आज का, हम वो देख लेते हैं और वो है मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, मैं काम ये करता हूँ कि मैं इन दोनों मेथड्स को भी, इस मेथड को भी यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। इसका भी अब मुझे कोई काम नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ मेथड ओवरलोडिंग पर। और मेथड ओवरलोडिंग यार बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसान चीज़। मेथड ओवरलोडिंग क्या कहती है? मेथड ओवरलोडिंग ये कहती है कि भाई आप एक ही नाम के दो मेथड या दो से ज़्यादा मेथड बना सकते हो। आप एक ही नाम के दो या दो से ज़्यादा मेथड बना सकते हो, बस शर्त ये है कि उनमें पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए। मतलब अगर आपने एक मेथड बनाया एज के नाम से, ठीक है, आपने एक एज के नाम से जो है वो मेथड बना लिया, उसके अंदर आपने कोई भी पैरामीटर पास नहीं करवाया, ठीक है, ये आपका एक मेथड बन गया। अब आप अगर दूसरा भी मेथड बनाना चाहते हो एज के ही नाम से, तो आप उसको कैसे डिफरेंट कर सकते हो दूसरी चीज़ से, कि आप उसके अंदर कोई एक जो है वो पैरामीटर पास करवा दो, तो ये दो मेथड्स क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। सिंपल मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है कि भाई टू और मोर मेथड्स कैन हैव सेम नेम, कि भाई दो या दो से ज़्यादा मेथड्स का नाम सेम हो सकता है, लेकिन उनके डिफरेंट क्या होंगे, पैरामीटर्स होंगे, उनके पैरामीटर्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है जो कि बिगिनर्स इसमें बहुत गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि भाई मेथड ओवरलोडिंग कैन नॉट बी परफॉर्म बाय चेंजिंग द रिटर्न टाइप ऑफ मेथड्स। मतलब आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो, इसमें आपको एरर मिलेगा। इसमें मैंने क्या करा है कि भाई स्टैटिक वॉइड मैसेज के नाम से मैंने एक मेथड बनाया और उसमें मैंने बोला कि भाई ये एक जो है वो पैरामीटर लेगा। ठीक है भाई, ये एक मेरा मेथड बन गया। अब अगर मैं दोबारा एक मेथड बनाऊं और सिर्फ उसमें यहाँ रिटर्न टाइप चेंज कर दूं, बाकी सारी चीजें सेम रहने दूं, तो मुझे एरर मिलेगा। वो बोलेगा भाई ये और ये क्या है, सेम मेथड हैं, इनको मैं अलग अलग नहीं समझूंगा, ये सेम मेथड हैं। रिटर्न टाइप चेंज करने से मेथड चेंज नहीं हो जाता। अगर आपने मेथड चेंज करना है तो आपको यहाँ पर पैरामीटर्स चेंज करने पड़ेंगे। मतलब अगर आप यहाँ पर एक पैरामीटर पर काम कर रहे हो तो या तो आप यहाँ पर 0 पैरामीटर्स पर काम करो, या 2 पैरामीटर पर काम करो, या 3 पर। एक पैरामीटर पर मैं आपको काम करने नहीं दूंगा। तो यही चीज हमने यहाँ पर बताई है कि भाई डिफरेंट पैरामीटर्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपको एरर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इस चीज को सही कैसे कर सकते हो, आप इस चीज को ऐसे सही कर सकते हो कि भाई आपने एक वॉइड मैसेज के नाम से एक मेथड बनाया, इसके अंदर आपने एक पैरामीटर को यूज करा था और आपने दूसरा जो है वो आपने मेथड बनाया और यहां पर आप दो पैरामीटर्स को यूज करो। अगर यहां पर मैं इंड की जगह वॉइड भी कर दूंगा तब भी मेरे पास एरर नहीं आएगा। इंड भी कर सकता हूं, वॉइड भी कर सकता हूं। रिटर्न टाइप चेंज करने से मेथड ओवरलोडिंग नहीं होती। हमेशा मेथड ओवरलोडिंग कब होगी, डिफरेंट पैरामीटर्स को देखिए। यहां पर एक पैरामीटर पर काम हो रहा था, यहां पर दो पैरामीटर्स पर काम हो रहा है, तो ये दोनों क्या है, अलग अलग मेथड्स हैं, बस इनका नाम क्या है, सेम है। ठीक है, तो अब हम इनको बनाते हैं भाई। हम एक काम ये करते हैं कि मैं सबसे पहले यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर आने के बाद एक मेथड बनाता हूँ। मैं एक काम ये करता हूँ कि थोड़ा सा ज़रा स्पेस देने के बाद मैं यहाँ पर एक कमेंट लगा लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है भाई, मेथड ओवरलोडिंग करने वाले हैं हम यहाँ पर। और सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर बोलूँगा कि भाई स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ करो, ताकि यार मुझे कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं बनाना पड़े। स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ करो और वॉइड रिटर्न टाइप रखो, कोई भी चीज़ मैं रिटर्न नहीं करवाना चाहता। और मैं मैसेज के नाम से एक मेथड बना लूँगा। ठीक है, इसमें मैं कोई भी पैरामीटर पास नहीं करवा रहा। ठीक है, ये जब भी मैं इस मेथड को कॉल करूँगा, इसको मुझे कोई भी चीज़ पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सिंपल क्या करेगा, ये यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवाएगा और ये बोल देगा वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है भाई, ये सिंपल ये मैसेज जो है वो प्रिंट करवा देगा। मुझे यहाँ पर रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने रिटर्न टाइप कह दी है वॉइड। वॉइड का मतलब खाली, कोई भी चीज़ ये रिटर्न में नहीं होगी। अब मैं इसी नाम का एक और मेथड बनाना चाहता हूँ। तो मैं सिंपल क्या कर लूँगा, स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ करूँगा। मैं बोलूँगा भाई यहाँ पर वॉइड के नाम के बाद मैं बोलूँगा यहाँ पर मैसेज। ठीक है, मैसेज बोलूँगा और उसके बाद मैंने मैसेज के नाम से एक और मेथड यहाँ पर बना लिया। और मैं यहाँ पर अगर आकर बोलूँ साउट, और साउट के बाद मैं यहाँ पर बोल दूँ हाई।
हाय, ठीक है, सिंपल मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ हाय। तो अब ये मुझे एरर दे रहा है, क्यों? अगर मैं यहाँ पर देखो होवर करूँ तो ये बोल रहा है डुप्लीकेट मेथड मैसेज, आप एक ही नाम के दो मेथड नहीं बना सकते, अगर बनाने तो भाई मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करो। मतलब यहाँ पर आपने 0 पैरामीटर्स यूज़ करें, यहाँ पर आप कोई ना कोई पैरामीटर यूज़ ज़रूर करो। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, मैं इसको मेथड ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट पे बना लूँगा कि भाई जब भी मैं इसको पास कराऊंगा तो मैं इसको एक स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट दूंगा, ठीक है, उस स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट को ये इस पैरामीटर में कॉपी कराएगा और उसको यहाँ पर इस तरीके से यूज़ कर लेगा कि ये हाई के बाद उस नाम को जो है वो यहाँ पर प्रिंट करवा देगा इसके साथ, ठीक है। तो जो भी मैं नाम दूंगा, कोई भी आर्ग्यूमेंट मैं पास करवाऊंगा, वो आर्ग्यूमेंट हाई के साथ यहाँ पर मुझे प्रिंट होकर मिल जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर और मेन मेथड में आकर मैं डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकता हूँ। क्यों यूज़ कर सकता हूँ? क्योंकि मैंने अपने मेथड्स को स्टैटिक बनाया है। स्टैटिक बनाने का मतलब ये है कि मैं इनको विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट, में विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट में इनको जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग के नाम से एक कॉमेंट लगा लेता हूँ और यहाँ पर आकर अगर मैं मैसेज को यहाँ पर कॉल कराऊंगा, ठीक है, अभी अगर मैं इसके अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं करवा रहा तो ये ऑटोमेटिकली खुद समझ जाएगा कि मैं किस मेथड की बात करने वाला हूँ, इस मेथड की, क्योंकि इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है, मैंने आर्ग्यूमेंट पास नहीं करवाया, मतलब इसके पास कोई भी पैरामीटर नहीं है इस मेथड के पास। तो अगर मैं इसको अब आपको यहाँ पर रन करके दिखाऊंगा तो मेरे पास देखना वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिखा हुआ आएगा, ये वाला मेथड रन नहीं होगा। देखो मेरे पास सिंपल क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। मैं इसको यहाँ से काम ये करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ ताकि अब जरा आउटपुट आपको सही से दिखे। अब अगर मैं यहाँ पर आकर बोलूँ कि भाई मैसेज वाले मेथड को कॉल कराओ, लेकिन यहाँ पर मैं कोई नाम देना चाहता हूँ, मैं बोलूँगा कि भाई फरजीन को यहाँ पर क्या करा दो, पास करा दो। अब ये फरजीन क्या है, ये आर्ग्यूमेंट है, ये एक्चुअल वैल्यू है। ये क्या होगा, ये यहाँ पर जाकर कॉपी हो जाएगा ए में और ए को ये यहाँ पर क्या कर लेगा, यूज़ कर लेगा। तो कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा और अब आपको रन करके दिखाऊंगा तो पहले मेरा ये वाला मेथड चलेगा और फिर मेरा ये वाला चल जाएगा। तो देखो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल चला और जैसे ही जब मैंने आर्ग्यूमेंट पास करवाया तो ये समझ गया कि भाई अब इस वाले मेथड की बात हो रही है, तो अब क्या करो, हाई फरजीन यहाँ पर पास करवा दो। अब एक और चीज़ समझते हैं, अगर मैं यहाँ पर आऊँ और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आकर बोलूँ कि भाई यहाँ पर यूज़ करो स्टैटिक, स्टैटिक के बाद यूज़ करो यहाँ पर वॉइड, वॉइड के बाद यूज़ करो मैसेज, और मैसेज के बाद मैंने बोला कि भाई स्ट्रिंग, अगर अभी रुको जाओ, मैंने यहाँ पर कोई भी पैरामीटर पास नहीं करवा रहा और मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि भाई ये एक मेरा मेथड है, ये मुझे यहाँ पर एरर देगा, बोलेगा भाई आप डुप्लीकेट करो। कि कौन से वाले मेथड के साथ डुप्लीकेट कर रहे हो, इस वाले मेथड के साथ। क्यों? क्योंकि इसमें भी कोई भी पैरामीटर नहीं है और इसमें भी कोई भी पैरामीटर नहीं है, तो ये बोल रहा है ये वाला मेथड और ये वाला मेथड बिल्कुल सेम है। अब अगर मैं यहाँ पर आकर बोल दूंगा कि भाई जब भी मैं इसको पास कराऊंगा तो एक नाम दूंगा, तो अब ये इसके अंदर से रेड लाइन हट गई, तो देखो इसके पास आ गई। क्यों? क्योंकि अब ये बोल रहा है कि अब आप इसके साथ जो है वो डुप्लीकेट कर रहे हो। भाई ये भी एक ही मेथड है और ये भी एक ही मेथड है, ये भी एक नाम ले रहा है और ये भी एक नाम ले रहा है, भाई इस मेथड को चेंज बनाओ। तो मैंने बोला ठीक है भाई गुस्सा नहीं करो, मैं इस मेथड को चेंज बना लेता हूँ। कैसे? कि जब भी मैं इसको पास कराऊंगा तो मैं इसको 2 नाम दूंगा। कितने नाम दूंगा? 2 नाम। तो देखो अब मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैं इसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखूंगा साउथ, ठीक है। साउथ के बाद मैं यहाँ पर बोल दूंगा हाई, और हाई के बाद मैं बोलूँगा कि भाई जो पहला नाम आएगा उसको जो है वो हाई के साथ जो है वो डुप्लीकेट करा देना, ठीक है। और उसके बाद तुम क्या करना, उसके बाद तुम ये करना कि तुम यहाँ पर लिखना बाय, और जो दूसरा नाम आएगा दूसरे नाम को तुम बाय के साथ लिख देना, ठीक है। मैं कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ, बड़ा मज़ा आने वाला है इसमें, ठीक है। तो ठीक है, ये मैंने काम कर लिया। अब मैं यहाँ पर आऊँगा और अब मैं आकर यहाँ पर अगर आकर मैसेज को यहाँ पर जो है वो कॉल करवाऊंगा, तो अब ये मुझसे बोल रहा है कि भाई अगर आपने कौन सा वाला मैसेज आपने जो है वो कॉल करवाना है। अगर मैं ऐसे ही कॉल करवा दूंगा तो जो पहला वाला मेरा मेथड है वो कॉल हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है। अगर मैं इसमें एक नाम लिख दूंगा, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख दूँ फरजीन, तो ये मेरा ये वाला मेथड कॉल कर देगा दोबारा से, ये मेरा यही वाला मेथड दोबारा से कॉल कर देगा। लेकिन मैं बोलूँगा कि नहीं भाई मैं तुम्हें एक और नाम दे रहा हूँ, एक और नाम दे रहा हूँ मैं यहाँ पर अली, तो अब ये समझ जाएगा कि भाई ना पहले वाले मेथड की बात हो रही है ना दूसरे वाले, ये बात कर रहे हैं तीसरे वाले मेथड की, जो कितने आर्ग्यूमेंट्स ले रहे हैं, 2 आर्ग्यूमेंट्स लेगा। अब ये हाई के साथ फरजीन को दिखा देगा और बाय के साथ अली को दिखा देगा। कंट्रोल ऐसे सेव करा, यहाँ पर आपको रन करके दिखाऊंगा, तो अब देखना मेरे पास ये वाला तीसरा वाला मेथड रन हो चुका है, हाई फरजीन बाय अली, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपने मेथड ओवरलोडिंग कर सकते हो। आप एक ही नाम के डिफरेंट मेथड्स बना सकते हो, बस उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपने उसमें इनको जो है वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपकी ये जो पैरामीटर्स होते हैं आपने डिफरेंट पैरामीटर्स रखने पड़ेंगे, तो आप मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट अचीव कर सकते हो। अब आखिरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से, जो मैंने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा था कि बिगिनर्स इसमें गलती कर रहे होते हैं, क्या कि वो रिटर्न टाइप को चेंज कर देते हैं। तो देखो अगर मैंने यहाँ पर आऊँ और मैं काम ये करता हूँ कि मैं अभी इसको और इसको यहाँ पर करा देता हूँ कॉमेंट, ठीक है। अभी मैं इसको जो है वो यूज़ नहीं कर रहा और मैं नीचे से इनको भी यहाँ पर क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मान लो भाई मेरे पास एक ये मेथड है, ठीक है। मैं यहाँ पर आया और मैंने बोला कि भाई स्टैटिक के बाद मैंने बोला इंट, ये मैंने क्या कर दी, रिटर्न टाइप चेंज कर दी, और मैंने बोला मैसेज के बाद मैंने बोला ये, ठीक है, पैरेंथेसिस लगाई, और यहाँ पर आकर अगर मैं लिखूंगा तो देखो ये मुझे एरर दे रहा है।
क्या दे रहा है, ये बोल रहा है भाई डुप्लीकेट मेथड, ये वाला ही क्या है, डुप्लीकेट मेथड है, ये और ये मेथड सेम है। क्यों? क्योंकि मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ आता है, पैरामीटर्स को देखकर। यहाँ पर भी जीरो पैरामीटर्स हैं, यहाँ पर भी जीरो पैरामीटर्स हैं, तो ये दोनों मेथड्स क्या हैं, सेम है। अगर आपने इनको डिफरेंट बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई ना कोई पैरामीटर पास जरूर करवाना पड़ेगा। तो मैंने बोल दिया कि भाई तुम्हें मैं क्या दूंगा, एक इंटीजर वैल्यू दे दूंगा, ठीक है। ये मैंने इसको सिंपल इतना यहाँ पर अभी बोल दिया, और सिंपल अब मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई साउट, और साउट के बाद मैं बोल दूंगा हाई, और हाई के बाद जो भी मैं तुम्हें वैल्यू दूंगा तुमने जो है वो यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। अभी भी ये मुझे एरर देगा, क्यों? क्योंकि ये मुझे रिटर्न टाइप का एरर देगा कि भाई इंटीजर आपने रिटर्न टाइप बोली तो भाई कुछ रिटर्न तो करवाओ। तो मैं बोल दूंगा कि भाई रिटर्न जो है वो जीरो करवा देते, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, और अब अगर मैं आपको यहाँ पर रन करके दिखाऊँ तो देखो, जब मैं मैसेज को रन कर रहा हूँ, ठीक है, अगर अभी मैं आपको यहाँ पर मैसेज को सिर्फ रन करके दिखाऊंगा तो मेरा जो पहला वाला जो वॉइड वाला जो था, ठीक है, जिसमें जीरो आर्ग्यूमेंट्स है, ये वो वाला रन हो चुका है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ पर मैसेज वाला, एक सेकेंड, मैसेज वाले मेथड को मैं यहाँ पर क्या करूँ, रन करूँ, तो ये मुझसे इंटीजर वैल्यू लेगा। मैंने इसको इंटीजर वैल्यू दे दी 100, तो ये मुझे हाई 100 क्या कर देगा, प्रिंट करा के दिखा देगा। मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगा लेता हूँ और इसको ज़रा आगे कर देते हैं, ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा और अब आपको रन करके दिखाऊंगा तो हाई 100 मुझे प्रिंट होकर मिल जाएगा, ठीक है। हाई 100 देखो मिलकर मुझे यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। तो ये सिंपल आपके पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, मेथड ओवरलोडिंग का। आने वाले टाइम में भी हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर आएंगे तब तो हमने बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करना है, तब आप और अच्छे से समझोगे कि यार इसका हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसके फ़ायदे क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम आने वाले टाइम में देखते रहेंगे, ठीक है। सोर्स कोड मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, आप सोर्स कोड आप लोग एक्सेस कर लेना ज़रूर। ये सारे की पॉइंट्स अपने पास नोट डाउन कर लिया करो यार, मेरे हैंड रिटन नोट्स को एक्सेस कर लो, ठीक है, उनको अपने पास रखो। ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना कि जब भी हम एरे को पास करवाते हैं तो उसका रेफरेंस पास होता है, रेफरेंस कॉपी कराया जाता है। तो जिस भी एरे में रेफरेंस कॉपी करा दिया जाता है वो डायरेक्टली उन एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकता है, वो चेंज कराना चाहेगा तो वो कर सकता है। लेकिन वेरिएबल्स में ऐसा नहीं होता, वेरिएबल जब भी हम पास कराते हैं तो वेरिएबल की कॉपी पास कराई जाती है, तो एक्चुअल जो वो वेरिएबल होता है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, भले हम उस मेथड में कोई भी काम करवा लें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से इस वीडियो में कवर कर ली हैं। आने वाली वीडियोस में भी हम मेथड से रिलेटेड, हमारी अभी दो जो है वो टॉपिक्स रहते हैं, एक वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स का रहता है, एक रिकर्जन का रहता है। तो आने वाली वीडियोस भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली हैं, ठीक है। वीडियो को देखकर एक दो बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लिया करो, ठीक है। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आए तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूँगा, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।